दोस्तों नमस्कार। यूपीएससी अचीवर्स के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों आज की इस परिचर्चा में हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं और वन नेशन वन इलेक्शन से जुड़े हुए जितने विवाद है, जितने पक्ष और विपक्ष, जो इसके मामले, जो कि इसके कंसर्न है, सभी इश्यूज को समझेंगे और अपने एग्जाम के पर्सपेक्टिव से भी इसको डिस्कस करेंगे, देखेंगे। फिर जब पक्ष विपक्ष समझ लेने के बाद हम इसके सजेशंस भी देखेंगे कि क्या सुझाव हो सकता है ताकि सरकार वन नेशन वन इलेक्शन की जो उनकी मंशा है, लाने का जो प्रावधान है, उस दिशा में आगे बढ़ सके। अभी ये चर्चा में क्यों था? अभी ये चर्चा में इसलिए था कि केंद्र सरकार ने क्या किया था, सितंबर 2023 में वन नेशन वन इलेक्शन पर रामनाथ कोविंद के अध्यक्षता में, जो पूर्व राष्ट्रपति रहे हैं, उनकी अध्यक्षता में एक कमेटी गठित किया था, 8 मेंबर कमेटीज। और वो कमेटी पिछले साल ही सितंबर में 2023 में ही गठित किया गया था। वो कमेटी अभी जनवरी में क्या हुआ कि पब्लिक ओपिनियन, पब्लिक सजेशंस मांगने, इन्वाइट करना शुरू कर दिया। लोगों से अपील किया कि वन नेशन वन इलेक्शन पर आपका क्या विचार है, आपके क्या पॉइंट्स हो सकते हैं, क्या सजेशन हो सकते हैं, इलेक्शन पर आपके क्या सजेशन है, विभिन्न एक्सपर्ट्स के क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, विभिन्न देशों में इसके लेकर क्या विवाद है, क्या प्रकरण है, क्या समझौता है, क्या प्रावधान है। सभी इश्यूज को वो समझ रहा है कमेटी, सभी इश्यूज को वो देख रहा है। तो लोगों से अपील मांगना शुरू कर दिया है और देख रही है, न्यूज भी है कि न्यूज क्या है कि वन नेशन सॉरी न्यूज क्या है कि वन नेशन वन इलेक्शन पैनल लेड बाय रामनाथ कोविंद इनवाइट्स पब्लिक सजेशंस। देख रहे हैं, पब्लिक सजेशंस इनवाइट करना शुरू कर दिया है। वो लोगों से राय विचार, रायशुमारी की जा रही है और जैसा वो राय विचार देंगे सभी लोग कि इस तरह से आगे बढ़ना चाहिए, वन नेशन वन इलेक्शन के संबंध में ये प्रावधान होने चाहिए, ये चिंता है, ये बातें हैं, सभी चीजों पर वो जो कमेटी है वो बैठेगी, विचार करेगी। अब हम समझते हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन पर जो कमिटीज है वो कब गठित किया गया, उसके क्या कौन कौन से मेंबर है और उसको क्या क्या पॉइंट्स दिया गया है ताकि जिस पर वो विचार करेगी कमेटी। देखिए, रामनाथ कोविंद समिति, केंद्र सरकार ने क्या किया था कि 2023 में, सितंबर 2023 में 8 मेंबर एक पैनल गठित किया था और जिसके चेयरपर्सन नियुक्त किया था पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को। 8 लोग उनको थे कमेटी में। तो रामनाथ कोविंद जानते ही आप, तो ये थे रामनाथ कोविंद, ये फॉर्मर प्रेसिडेंट है। ये अमित शाह है, ऑनरेबल होम मिनिस्टर है। ये अधीर रंजन है, ये लोकसभा में कांग्रेस के लीडर है और लीडर ऑफ अपोजिशन भी है, एलओपी है। तो इनको भी इस कमेटी में, इस पैनल में शामिल किया गया है। यह है गुलाम नबी आज़ाद, जो पिछले मतलब लगभग जब 2-3 साल पहले ये राज्यसभा में एमपी भी थे और राज्यसभा के लीडर ऑफ अपोजिशन भी थे, कांग्रेस के नेता माने जाते रहे पहले, अभी वो कांग्रेस से इस्तीफा देकर अपना पार्टी चला रहे हैं। तो राजनीतिक अनुभव काफी है, लोकसभा राज्यसभा से संबंधित एक लंबा अनुभव है, जीवन काल इन्होंने बिताया है, तो इनको भी पैनल में शामिल किया है। अगला विशेषज्ञ कौन है? सुभाष कश्यप। यह एक्स लोकसभा सेक्रेटरी जनरल है, ये पूर्व लोकसभा सेक्रेटरी जनरल है और संविधान के विशेषज्ञ माने जाते हैं। तो संविधान के विशेषज्ञ के तौर पर इनको भी पैनल में शामिल किया है। यह हरीश साल्वे। हरीश साल्वे कौन है? ये सीनियर एडवोकेट है और हरीश साल्वे की ख्याति बहुत ही ज्यादा है वकील के तौर पर। संविधान के विभिन्न मामलों के संबंध में इनकी काफी प्रख्याति है, ख्याति है, काफी नॉलेज है। अभी जब कुलभूषण जाधव का मामला गया था इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में, तो भारत का जो पक्ष था वो हरीश साल्वे ही रखे थे। तो काफी नामी गिरामी वकील माने जाते हैं, नामी गिरामी है, बहुत फेमस वकील है। यह है संजय कोठारी। संजय कोठारी, इनको भी शामिल किया है। ये आईएएस है, रिटायर्ड आईएएस है। ये फॉर्मर सीबीसी है, चीफ विजिलेंस कमीशन के फॉर्मर कमिश्नर, चीफ विजिलेंस कमिश्नर, पूर्व सीबीसी रहे हैं। तो इनको भी शामिल किया। और ये जब रामनाथ कोविंद जब राष्ट्रपति थे तो उनके एक तरह से सेक्रेटरी जनरल भी थे। उनके जो एक तरह से क्या बोलते हैं, जो पर्सनल सेक्रेटरी वगैरह होते हैं, जो राष्ट्रपति से रिलेटेड चीज़ों को देखती है, उनको किस तरह से कैसे काम करना है, कौन सा अपॉइंटमेंट है, किन से मिलना है, तो सारा चीज़ वो देखते थे। तो वो पूर्व उस समय भी रहे थे। यह है एनकेसी, फॉर्मर आईएएस है, रिटायर्ड आईएएस है। और इससे पहले वो 15 फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन भी थे। अभी वो 15 फाइनेंस कमीशन का काम खत्म हो गया, रिकमेंडेशन भी दे दिया और हमने एक वीडियो भी बनाया था 15 फाइनेंस कमीशन से रिलेटेड, 16 फाइनेंस कमीशन से रिलेटेड। तो अभी तो वो रिटायर हो चुके हैं, कमीशन का काम भी खत्म हो चुका है। तो एक्सपर्ट के तौर पर इनको भी इस पैनल में जगह दिया है, शामिल किया है। तो ये 8 मेंबर कमिटीज है और ये 8 मेंबर कमिटीज है। यही कमिटीज एक देश एक चुनाव की प्रक्रिया में कैसे देश आगे बढ़ेगा, क्या क्या प्रावधान होने चाहिए, किन चीजों को उसमें एड्रेस करना है, संविधान में क्या क्या अमेंडमेंट हो सकता है, पक्ष के बिंदु क्या है, विपक्ष के बिंदु क्या है, और दोनों को विचार करने के बाद क्या एक रास्ता निकल सकता है, इन्हीं चीजों पर इनको विचार करना है, सजेशंस देने हैं केंद्र सरकार को, ताकि सरकार इस दिशा में आगे बढ़ सके, एक देश और एक चुनाव के प्रक्रिया को आगे बढ़ावा दे सके, बढ़ा सके। देख रहे हैं इस समिति का
का गठन सितंबर 2023 में किया गया था। कौन सी कमेटी? तो वही रामनाथ कोविंद कमेटी, जो एक देश एक चुनाव से संबंधित सभी पहलुओं को देखेगी। समिति का उद्देश्य क्या है? तो समिति का उद्देश्य है कि लोकसभा और विधानसभा के लिए एक साथ चुनाव कराने के लिए जांच करना। अतः समिति का जो मूल उद्देश्य है वो एक देश और एक चुनाव के पक्ष में संभावनाओं को तलाश करना है। और एक देश और चुनाव का मतलब क्या है कि लोकसभा जो एमपीज जिस जिस एमपीज को सिलेक्ट करे, जैसे प्रधानमंत्री बनते हैं, तो एमपीज लोकसभा के चुनाव और राज्यसभा के चुनाव, यानी लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ कैसे कराए जाएं, इसकी संभावनाओं को जांच करेगी ये कमेटी। उनका मूल उद्देश्य यही है। अब देखिए, हमने घटना का टाइमलाइन देख लिया, क्यों इशू अभी ये चर्चा में था उसको समझ लिया। फिर हम देखे रामनाथ कोविंद जो कमिटीज जो पैनल बनाया गया है केंद्र सरकार के आदेश के तहत, निर्देश के तहत, उसका क्या क्या मुख्य दायित्व है, कब बनाया गया, उस इश्यूज को समझ लिए। अब आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन, जिसे एक देश एक चुनाव भी कहा जा रहा है, उसका असली मतलब क्या है, उसका मीनिंग क्या है। देखिए देखिए अभी वर्तमान में क्या हो रहा है कि वर्तमान में लोकसभा और विधानसभा के लिए अलग अलग चुनाव होता है। अभी क्या होता है कि लोकसभा के इलेक्शन अभी जैसे 2024 के मई महीने में होने जा रहा है, और उससे पहले क्या हुआ था, छत्तीसगढ़, एमपी, राजस्थान और नागालैंड का इलेक्शन हुआ था विधानसभा के चुनावों को लेकर। तो क्या होता है ना कि हर साल लगभग कुछ ना कुछ किसी राज्य का इलेक्शन होता रहता है, कभी लोकसभा का, कभी किसी और स्टेट का इलेक्शन होता रहता है। तो इससे क्या होता है कि बहुत ही समस्या खड़ी हो जाता है देश में। तो इसी चीज को एड्रेस करना है। तो एक देश एक चुनाव का मतलब क्या होगा कि लोकसभा का चुनाव और जो राज्यों के विधानसभा के जो चुनाव है विभिन्न राज्यों के, उन दोनों को एक साथ आयोजित करना है। इसी को एक देश एक चुनाव का प्रकरण या प्रावधान या इसका अर्थ निकलता है। अलग अलग चुनाव क्या होता है, तो इसे क्या होता है, इसे चुनाव कराने का कार्य लगभग साल भर चलता रहता है। अब हर राज्य में, किसी न किसी राज्य में हर साल इलेक्शन होते ही रहते हैं। लोकसभा का इलेक्शन खत्म हो जाएगा तो उसके बाद किसी स्टेट में इलेक्शन, बिहार का इलेक्शन आ जाएगा, फिर पश्चिम बंगाल का आ जाएगा। तो चुनाव आयोग की भी जिम्मेदारी बढ़ती है और हर साल देश चुनावी मूड में ही रहता है। तो इसी चीज को खत्म करना है, इसी चीज को हटाना है। तो एक देश एक चुनाव प्रणाली को लाना है। तो एक देश एक चुनाव प्रणाली में क्या होगा कि और लोकसभा मतलब जिससे प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, और विधानसभा विधानसभा जिसके जरिए मुख्यमंत्री बनते हैं। तो लोकसभा और विधानसभा के चुनाव प्रत्येक 5 साल पर एक साथ कराए जाएंगे। मतलब क्या हो गया, एक देश एक चुनाव का मतलब हो गया कि प्रत्येक 5 साल पर लोकसभा के इलेक्शन जिससे प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, और राज्य विधानसभा के इलेक्शन जिससे मुख्यमंत्री बनते हैं, दोनों को क्लब करके एक साथ आयोजित कराना है। जिससे इससे क्या होगा, तो मतदाता एक ही दिन में चरणबद्ध तरीके से लोकसभा के लिए वोटिंग कर सकेंगे और विधानसभा के चुनाव के लिए वोटिंग कर सकेंगे, तो उनको सुविधा होगा। तो इसी दिशा में आगे बढ़ना है। इसी चीज को लेकर जो कमिटीज है वो संभावनाएं तलाश करेगी, क्या क्या रिकमेंडेशन हो सकता है वो सब देखेगी, और सारा प्रकरण को वो होलिस्टिक वे में चर्चा करके, सभी विशेषज्ञों से राय विचार करके, जनता से उनका पब्लिक ओपिनियन लेके तभी वो आगे बढ़ेगी, तभी वो देखेगी। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि देश में जब देश आजाद हुआ तो इसमें एक देश और एक चुनाव कभी देश में हुआ भी नहीं, और हुआ तो कब तक हुआ, कब ये प्रक्रिया चेंज हो गया और कब ये चुनाव अलग अलग होने लगे। एक देश और एक चुनाव के इतिहास को, पृष्ठभूमि को समझेंगे। क्या हुआ कि जब देश, जानते हैं कि देश 1947 में आजाद हो गया भारत, तो 1947 के बाद 1952 में पहला आम चुनाव हुआ। तो जब पहला आम चुनाव हुआ 1952 में, तो वो उस समय एक देश और एक चुनाव, यानी सभी राज्यों के विधानसभा और लोकसभा का इलेक्शन एक साथ ही हुआ। देखिए 47 में आजादी मिली, आजादी मिली, 52 में आम चुनाव हुआ, 1952 में आम चुनाव हुआ। तो 52 में क्या हुआ, आम चुनाव हुआ, तो उस समय एक देश एक चुनाव, यानी लोकसभा और राज्यसभा दोनों, लोकसभा और विधानसभा जितने भी राज्य है उस सबके विधानसभा का चुनाव एक साथ ही हुआ। 52 में हुआ, 52 के बाद 57 में चुनाव हुआ, तो उस समय भी लोकसभा और राज्यों के विधानसभा के इलेक्शन एक साथ ही हुआ। 57 के बाद 62 में हुआ, 1962 में हुआ, तो 1962 में भी लोकसभा और विभिन्न राज्यों के जो विधानसभा के इलेक्शन है वो दोनों एक साथ हुआ। 67 तक, 1967 तक लोकसभा और विधानसभा, विभिन्न राज्यों के विधानसभा,
लोकसभा और विभिन्न राज्यों के विधानसभा का इलेक्शन एक साथ ही होता रहा 67 तक। 67 के बाद ये ट्रेडिशन चेंज हुआ, क्योंकि 67 के बाद ही विभिन्न राज्यों में प्रकरण को लेकर राष्ट्रपति शासन वहां अधिरोपित कर दिया गया। और 59 में कहा जाता है कि पहली बार केरल में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ। राष्ट्रपति शासन जैसे ही लागू हो जाता है तो राज्यों की जो सरकार होती है उसको बर्खास्त कर दिया जाता है, और वहां पर मुख्यमंत्री को बर्खास्त करके राष्ट्रपति के जरिए राज्यपाल वहां पर शासन करता है। तो राष्ट्रपति शासन का ये प्रक्रिया होता है, ये प्रावधान होता है। तो राष्ट्रपति शासन के बाद चुनाव होने की संभावना बन जाती है। फिर नेक्स्ट इलेक्शन होता है, उसके बाद जो मुख्यमंत्री बनता है वो आगे तरीके से राज्य का कार्यभार संभालता है, और वो मुख्यमंत्री वही राज्य का शासन चलाता है। तो 1959 में 1959 में ये ट्रेडिशन चेंज हो गया और पहली बार राष्ट्रपति शासन वहां पर लग गया। लेकिन फिर भी 59 के बाद क्या हुआ, 59 के बाद 62 हुआ और 67 में वो राज्यों को किसी तरह चलाता रहा और चुनाव एक साथ ही उतरे। 67 के बाद ये ट्रेडिशन चेंज हो गया और 67 के बाद कुछ राज्यों का चुनाव अलग हुआ, कुछ राज्यों का अलग हुआ, और लोकसभा का चुनाव अपने टाइम पे ही हुआ, तो वो भी अलग तरीके से हुआ, एक साथ नहीं हुआ। तो ये था एक देश एक चुनाव का बैकग्राउंड इतिहास, कि हमारे देश में लगभग 67 तक, जो जब देश आजाद हुआ तब से दो दशक तक, लगभग 1967 तक एक देश एक चुनाव की प्रावधान वहां पर था। एक देश एक चुनाव की प्रक्रिया के तहत ही चुनावी प्रक्रिया यहाँ पर होता था। लोकसभा के इलेक्शन और विभिन्न विधानसभा के इलेक्शन एक साथ ही होते रहे। 67 के बाद लोकसभा के इलेक्शन अलग होने लगा और राज्यों के जो चुनाव थे, विधानसभा के जो चुनाव है वो अलग होने लगा। ठीक है, अब हम देखते हैं कि एक देश एक चुनाव के जो इतना डिमांड हो रहा है, एक देश एक चुनाव जो प्रणाली है उसको लाने की जो बात की जा रही है, उसके क्या लाभ है, उसके क्या पक्ष में तर्क दिए जाते हैं, जिस वजह से इसका बड़े जोर शोर से उस मुद्दे को उठाया जाता है समय समय पर। विभिन्न कमिटीज बार बार, जैसे भी सबसे पहले एक देश एक चुनाव का जो रिकमेंडेशन है, जो सुझाव है, सबसे पहले विधि आयोग दिया था 1999 में, और उस समय बीपी रेड्डी उनके अध्यक्ष थे। तो बीपी जीवन रेड्डी जो अध्यक्षता कर रहे थे विधि आयोग के, लॉ कमीशन के, उन्होंने रिकमेंड किया था सबसे पहली बार कि देश में एक देश और एक चुनाव के प्रावधान आने चाहिए, ताकि अलग अलग लोकसभा का और अलग अलग विधानसभा का चुनाव ना हो, एक ही साथ हो सके। तो इसी इश्यू को समझेंगे, हम देखेंगे कि लोग एक देश एक चुनाव के पक्ष में क्या तर्क दिए जाते हैं। अगर एक देश एक चुनाव जैसे प्रावधान देश में लागू हो जाता है तो इससे देश को, राज्य की जनता को और देश की जनता को क्या इससे फायदे होने वाले हैं, क्या लाभ होने वाले हैं। सारे 5-6 पॉइंट है कुल मिला के, सभी पॉइंट्स को समझेंगे। इन पॉइंट को समझने के बाद हम फिर ये भी देखेंगे कि एक देश एक चुनाव आने में क्या चुनौतियां हैं, क्या क्या समस्याएं खड़ी हो सकता है। तो दोनों इशू को समझेंगे, एक पक्ष में क्या तर्क देता है और एक उसके विपक्ष में क्या तर्क गढ़े जाते हैं, दिए जाते हैं, दोनों इश्यूज को समझेंगे। पहले हम देखते हैं कि एक देश एक चुनाव के लाभ क्या हो सकते हैं, इनके पक्ष में क्या तर्क दिया जाता है संविधान विशेषज्ञों के द्वारा। सबसे पहला तर्क जो उनका होता है कि एक देश एक चुनाव आने से चुनावी व्यय कम हो जाएगा। होता क्या है कि अभी जैसे लोकसभा 2024 में लोकसभा होगा, तो लोकसभा का जैसी रिजल्ट आ जाएगा, अब जो भी पार्टी सत्ता में आएगी वो सरकार बनाएगी, तो उसके कुछ ही दिन के बाद बिहार में इलेक्शन होने वाला है, फिर आपका पश्चिम बंगाल में इलेक्शन होगा। तो उससे क्या होगा कि अलग अलग टाइम पर अलग अलग चुनाव होते हैं, तो चुनाव में जो खर्च होता है ना, रुपये का जो व्यय होता है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। और एक अनुमान के हिसाब से, जो एडीआर के रिपोर्ट के हिसाब से 2019 में केवल लोकसभा में करीब 60,000 करोड़ खर्च हुआ था उसमें। 2019 के इलेक्शन के, लोकसभा के इलेक्शन में ऐसा कहा जाता है, कि 60,000 करोड़ रुपया खर्च हुआ था। देख रहे हैं, 2019 के इलेक्शन में 60,000 करोड़ रुपया एक चुनाव में खर्च हुआ था। 60,000 करोड़ रुपया बहुत ही ज्यादा अमाउंट हो जाता है। तो एक देश एक चुनाव अगर आएगा तो अलग अलग टाइम पर जो पैसा खर्च होता है, जो व्यय होता है चुनाव कराने में, जो विभिन्न पार्टीज खर्च करती है, उस पर नियंत्रण स्थापित होगा, उसको कंट्रोल कर सकते हैं और एक ही बार पैसा खर्च होगा, क्योंकि लोकसभा का और सभी राज्यों का चुनाव एक ही बार होगा। तो जो भी पैसा खर्च होगा वो एक ही बार होगा, अलग अलग नहीं होगा। तो इन खर्च को हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो पहला तर्क यही होता है कि चुनावी व्यय कम करना। अगला तर्क है कि एक देश एक चुनाव अगर भारत में लागू हो जाता है और इसका प्रावधान आता है तो प्रशासन में बेहतरी होगा, नीतियों में निरंतरता स्थापित होगा। होता क्या है कि जैसे चुनाव घोषणा होता है, जैसे अभी लोकसभा का इलेक्शन 24 में होने जा रहा है, तो अभी 1 या 2 महीने में, अगले महीने में चुनाव आयोग क्या करेगी कि चुनाव के जो कार्यक्रम है उसको निर्धारित या उसको घोषणा करती है। तो इससे क्या होगा कि देश में मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो जाता है, और जैसे ही मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो जाएगा तो उससे क्या होगा कि जो भी कार्यक्रम है, जो भी योजनाएं हैं, उसको सरकार लागू नहीं कर सकती, उस पर अंतरिम तौर पर रोक लगा दिया जाता है।
नया योजना, नया स्कीम, नया कार्यक्रम नहीं लागू कर सकती है सरकार, क्योंकि मॉडल ऑफ कोड ऑफ कॉन्डक्ट के तहत यही दर्शाया जाता है कि सरकार और जो विपक्ष है दोनों को एक कॉमन ग्राउंड, एक इक्वल ग्राउंड मिले। इसलिए ये सरकार के विभिन्न कार्यक्रमों पर एक तरह से प्रतिबंध या रोक लगा दी जाती है। तो इससे क्या होता है कि नीति में जो निरंतरता होनी चाहिए उस पर रुकावट पैदा हो जाता है। जो योजनाएं चल रही होती है उसमें एक तरह से रुकावट या बाधा उत्पन्न होता है, तो इससे नया काम नहीं होता, तो प्रशासन बाधित होता है। और जो मशीनरी होती है, जो प्रशासनिक मशीनरी होती है, वो भी अधिकांश तौर पर पूरा वो टाइम चुनाव के समय उनका चुनाव कराने में ही लगा जाता है। तो जो भी जनता की भलाई के काम होती है, जो भी नीति निर्माण के काम होते हैं, उनसे एक तरह से बिखराव या भटकाव हो जाता है। तो प्रशासनिक दक्षता प्रभावित होता है। तो अगर एक देश एक चुनाव होगा, मतलब एक ही बार इलेक्शन होगा, तो एक ही टाइम पर जो प्रशासनिक मशीनरी है वो चुनाव में लग जाएगा। तो एक ही टाइम पर वो जो भी काम कार्यक्रम है वो सब बाधित होगा। बाकी टाइम में वो प्रशासन की देखभाल करेगा, जनता के कल्याण के लिए योजनाएं योजनाएं चला सकेगी। तो इससे जनता का ही भला होगा। तो इसलिए कहा जा रहा है कि एक देश एक चुनाव अगर आएगा तो इससे प्रशासन में दक्षता बढ़ेगा, बेहतर प्रशासन स्थापित होगा। अलग अलग टाइम पर जब चुनाव होते हैं तो प्रशासन अलग अलग टाइम पर उसी चुनाव कराने में ही एक तरह से उनका अधिक समय बर्बाद हो जाता है, अधिक समय चला जाता है। तो वो जन कल्याण के मुद्दों पर, जन कल्याण के इश्यूज पर उतना फोकस नहीं कर पाता है। तो दूसरा पॉइंट ये है। तीसरा पॉइंट जो दिया जाता है, तीसरा जो लाभ बताया जाता है कि अगर एक देश एक चुनाव जैसे कार्यक्रम या प्रावधान आ जाता है, इससे मतदाताओं को बहुत ही सुविधा हो जाएगा। अब क्या हो रहा है कि अलग टाइम पर लोकसभा के इलेक्शन होते हैं, अलग टाइम पर विधानसभाओं के इलेक्शन होते हैं। तो इससे क्या होता है कि अलग अलग मतदाता सूची बनता है। जनता अलग अलग टाइम पर चुनाव में पार्टिसिपेट करती है, वोट देने जाती है। तो इससे जनता को भी एक तरह से बहुत ही कष्ट, बहुत ही परेशानी झेलना पड़ता है। तो इससे क्या होगा, अगर एक ही बार इलेक्शन हो गए पूरे 5 साल में, और उसमें लोकसभा के लिए वोटिंग करना है और विधानसभाओं के लिए भी वोटिंग करना है, तो जनता एक ही दिन परेशान होगी। एक ही मतदाता सूची से वो लोकसभा के लिए भी वोटिंग कर सकेगी और विधानसभाओं के लिए भी वोटिंग कर सकेगी। तो दोनों फायदा जनता को मिलेगा एक तरह से। तो इसलिए बोला जाता है कि इससे मतदाताओं को बहुत ही सुविधा हो जाएगा, बहुत उनको माथापच्ची नहीं होगा, और एक ही टाइम पर वो हर इलेक्शन में पार्टिसिपेट करके एक ही दिन में लोकसभा के लिए वोटिंग कर सकेगी और वो विधानसभाओं के लिए भी वोटिंग कर सकेगी जनता। ठीक है। अगला सुझाव क्या है? अगला जो इसके लाभ बताए जाते हैं संविधानिक विशेषज्ञों के द्वारा, कि अगर एक देश एक चुनाव का प्रावधान आ गया तो इससे क्या होगा, सुरक्षा संबंधी जो चिंताएं हैं वो कम हो जाएगा। सुरक्षा में बढ़ोतरी हो सकता है। आंतरिक सुरक्षा के प्रावधान, आंतरिक सुरक्षा को हम मजबूत बना सकते हैं। होता क्या है कि जैसे लोकसभा का इलेक्शन होगा तो वहां पर जितने भी सिक्योरिटी गार्ड है, आर्मी पर्सनल है, सीआरपीएफ है, उसकी उसकी तैनाती की जाती है। और अलग अलग टाइम पर इलेक्शन होगा तो कभी यहाँ पर तैनाती करना है, कभी विभिन्न राज्यों में तैनाती करना है, कभी उस राज्य में तैनाती करना है। तो उनका मोबिलाइजेशन पूरे देश में होते रहता है, तो वो एक टाइम पर काम कर ही नहीं पाते। अब जैसे चाइना के साथ हमारा विवाद चल रहा है, तो आर्मी पर्सनल, हमारे जो जवान के जो सैनिक है, जो जवान है, उनका अधिकांश हिस्सा बॉर्डर पे होना चाहिए, उस पर फोकस करना चाहिए। लेकिन अगर लोकसभा का इलेक्शन होगा तो वहां से हट के लोकसभा चुनाव कराने में ही वो ज्यादातर व्यस्त हो जाएंगे, ज्यादातर उसी में इंगेज हो जाएंगे। तो इससे सुरक्षा भी प्रभावित होता है। लेकिन अगर एक ही टाइम पर इलेक्शन होगा राज्यों का और विधानसभाओं का, तो उससे क्या होगा कि एक ही टाइम पर, एक ही कम समय के लिए ही जो आर्मी पर्सनल है, जो सीआरपीएफ के जवान है, वो अपने व्यस्त होंगे या इंगेज होंगे। बाकी टाइम पर वो देश की सुरक्षा के लिए काम करेंगे, देश के जो लॉ एंड ऑर्डर है उनको मेंटेन करने के लिए, बॉर्डर सिक्योरिटी को मेंटेन करने के लिए ज़्यादा समर्पित होकर, एक्टिव होकर कार्य कर सकेंगे। तो अगला जो लाभ बताया जाता है यही कि इससे सुरक्षा संबंधी चिंताएं कम होगा। सुरक्षा संबंधी जो एक तरह से प्रावधान है, सुरक्षा की मजबूती को ज़्यादा बढ़ावा मिलेगा। तो ये थे चौथे लाभ लाभ। अगला लाभ बताया जाता है कि इनके पक्ष में जो तर्क दिया जाता है कि वो कि खरीद, एक देश अगर एक चुनाव अगर आ गया तो अलग अलग इलेक्शन की वजह से क्या होता है कि जैसे बिहार में इलेक्शन हुआ और एमपी में इलेक्शन हुआ, या विभिन्न राज्यों में जब इलेक्शन होता है, तो अगर मान लो किसी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला, तो वो पार्टी क्या करती है, विभिन्न विधायकों को तोड़ने का प्रयास करती है। विपक्ष की पार्टी से जो अलग पार्टी होते हैं उसके विधायकों को खरीद फरोख्त में वो संलग्न हो जाती है। तो विधायकों की खरीद फरोख्त ज्यादा, दल बदल जैसे प्रकरण बहुत ही बढ़ जाते हैं अलग अलग टाइम पे। अगर एक ही समय पर लोकसभा का इलेक्शन और विधानसभा का इलेक्शन होगा तो एक ही पार्टी को स्पष्ट बहुमत होगा, तो उसी हिसाब से वो काम कर सकेगी। और ज्यादातर उनके जो विधायक है, जो सांसद है, उनकी खरीद फरीद को कंट्रोल किया जा सकता है। जो हॉर्स ट्रेडिंग होता है ना हर इलेक्शन के बाद सरकार बनाने के लिए, उस पर एक तरह से रुकावट पैदा होगा, उसको थोड़ा हम नियंत्रित या कंट्रोल कर सकेंगे। तो अगला फायदा यही बताया जाता है कि खरीद फरोख्त, जो सांसद है, जो विधायक है, उसके खरीद फरोख्त पर एक तरह से रोक लगेगी। और आगे क्या होगा कि चुनाव में निष्पक्षता और पारदर्शिता को बढ़ावा देते हुए विधायकों की हॉर्स ट्रेडिंग पर रोक लगेगा। अगर विधायकों के हॉर्स ट्रेडिंग जो खरीद फरोख्त है उस पर अगर नियंत्रण लगेगा तो चुनाव में निष्पक्ष वाला भाव आएगा, चुनाव में पारदर्शिता आएगी।
ठीक है। अगला जो फायदा बताया जाता है एक देश एक चुनाव की वजह से, कि इससे क्या होगा कि शिक्षा पर जो प्रतिकूल प्रभाव पड़ता था वो कम हो जाएगा। प्रतिकूल प्रभाव कैसे? कि जब भी चुनाव होता है तो चुनाव कराने की जो अल्टीमेटम जो जिम्मेदारी होती है, जो पोलिंग बूथ पर जो चुनावी रिटर्निंग ऑफिसर वगैरह तैनात होते हैं, वो ज़्यादातर शिक्षक होते हैं। जो जब वो अपने अगर चुनाव कराने में बिजी हो जाएंगे तो पढ़ाई का काम स्कूल में कैसे कर पाएंगे? स्कूल की जो पढ़ाई लिखाई है, बच्चों की जो शिक्षा व्यवस्था है, वो प्रभावित हो जाती है अलग अलग टाइम पर चुनाव होने से। तो इससे क्या होगा, अगर एक ही टाइम पर चुनाव होगा, लोकसभा का और विधानसभा या राज्यों के विधानसभा का इलेक्शन अगर एक ही टाइम पर होगा, तो इससे क्या होगा कि जो शिक्षक है जो अलग अलग टाइम पर अलग अलग चुनाव में जो इंगेज हो जाते हैं और पढ़ाई से उनका जो भटकाव हो जाता है, दुराव हो जाता है, वो उसको कंट्रोल कर सकेंगे और वो पढ़ाई पर मूल रूप से फोकस तरीके से बच्चों की शिक्षा पर ध्यान दे सकेंगे। तो अगला लाभ इसलिए बोला जाता है कि शिक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव कम होगा। देख रहे हैं, एक साथ चुनाव होने से शिक्षा क्षेत्र पर प्रभाव कम हो जाता है, क्योंकि कम शिक्षक चुनावी प्रक्रिया में शामिल होते हैं। अगर एक ही साथ चुनाव होगा तो ज़्यादातर शिक्षक अपने पढ़ाई में ही मशगूल होंगे, पढ़ाने लिखाने के कार्यक्रम में ही एक तरह से इंगेज रहेंगे और छोटा सा जो उस समूह का एक छोटा सा हिस्सा चुनावी प्रक्रिया में इंगेज रहेगा, लगातार काम उनका बाधित नहीं होगा। ठीक है। तो ये कुल मिला के कुछ पॉइंट्स थे जो जिसके आधार पर ये कहा जाता है कि भारत में एक देश एक चुनाव के प्रावधान लाने चाहिए। एक देश एक चुनाव बहुत ही जरूरी हो गया है अभी के टाइम पर, और उनका जो आधार बनता है वही यही पॉइंट्स बनते हैं। इन्हीं पॉइंट्स को बेस बनाकर कहा जाता है कि एक देश एक चुनाव बहुत ही नीड है, अभी ये टाइम की जरूरत है और वर्तमान सरकार को लानी चाहिए। इसके विभिन्न पक्षों को आधार बनाया जा सकता है। अब हम देखते हैं कि ये एक देश एक चुनाव के पक्ष में जो तर्क थे, सारे तर्क को समझ लिए। अब हम देखते हैं कि इसके विपक्ष में क्या तर्क दिया जाता है, इसके विपक्ष में क्या बात कही जाती है, इसको लेकर क्या चिंताएं हैं विभिन्न राजनीतिक पार्टी को, और विभिन्न जो विशेषज्ञ हैं, विभिन्न जो लोग हैं, उनकी क्या कंसर्न है, वो किस आधार पर एक देश एक चुनाव जैसे जो कदम है उसका विरोध करते हैं, उनके पॉइंट्स को समझेंगे, उनके नजरिए से सारे इश्यूज को देखेंगे। उनका कहना है, जो भी लोग एक देश एक चुनाव का जो विरोध करते हैं, उनका सबसे पहला यही कहना है कि एक देश एक चुनाव का जो प्रावधान है, अगर उनको लाना है तो संविधान में अमेंडमेंट करना होगा। सबसे पहले तो संविधान को बदलना होगा, कुछ प्रावधान में चेंजेस लाने होंगे। तो उनका सबसे पहला पॉइंट यही बनता है कि संवैधानिक चुनौती है, संवैधानिक चुनौती है, संवैधानिक संशोधन की आवश्यकता होगी अगर आप एक देश एक चुनाव लाना चाह रहे हैं, और उसके साथ साथ राजनीतिक दलों और राज्यों के बीच आम सहमति की भी आवश्यकता होगी, जो कि एक जटिल प्रक्रिया है, जटिल और लंबी प्रक्रिया है। देखिए, एक देश एक चुनाव लाने के लिए सीधी सी बात है कि संविधान के कुछ प्रावधानों में आपको बदलाव करना पड़ेगा। और किन प्रावधानों को बदलना होगा? देखिए, सबसे पहले तो अगर एक देश एक चुनाव लाना चाह रहे हैं तो आपको सबसे पहले बदलाव आपको अनुच्छेद 83 में करना होगा। और अनुच्छेद 83 किससे रिलेटेड है? तो संसद की सदन की अवधि से, यानी लोकसभा की अवधि से रिलेटेड है कि लोकसभा की अवधि 5 साल होगा, जब से वो इलेक्ट होती है तब से लेके 5 साल। तो अगर आप किसी फिक्स टाइम में चुनाव कराना चाहते हैं तो आर्टिकल 83 में आपको चेंज करने पड़ेंगे, इसमें अमेंडमेंट करना होगा। अगला अनुच्छेद हो जाता है आर्टिकल 25। आपको 85 में भी, सॉरी 25 नहीं 85, आर्टिकल 85 में भी अनुच्छेद में बदलाव लाना पड़ेगा। और अनुच्छेद 85 क्या है कि अनुच्छेद 85 रिलेटेड है राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा के विघटन से। कभी कभी क्या होता है कि जो सरकार है वो अल्पमत में आ जाती है, या कोई पार्टी जो सांसद होते हैं वो पार्टी चेंज कर लेता है, दल बदल का मामला आ जाता है। तो तो राष्ट्रपति को ये डिस्क्रेशन है, विवेकाधीन शक्ति है कि वो लोकसभा को कब विघटित करे या कब कर सकती है। तो 85 है राष्ट्रपति के लोकसभा के विघटन से संबंधित है, तो इसमें भी आपको चेंज करना होगा। ठीक है। और अनुच्छेद 83 में भी तो बदलाव लाना ही होगा। अगला आर्टिकल हो जाता है अनुच्छेद 172। सभी लोग का तर्क है कि अगर आपको एक देश एक चुनाव लाना है तो अनुच्छेद 173 में भी चेंज करना होगा और 172 में भी बदलाव लाने पड़ेंगे। और अनुच्छेद 172 क्या है? तो राज्य विधानसभा की जो अवधि है उससे रिलेटेड है। अभी देखा ना, 83 था लोकसभा की अवधि से संबंधित, और 172 क्या है? 172 है आपका राज्य विधानसभा की अवधि से संबंधित। तो जो अवधि 5 साल होता है, जब से वो इलेक्ट होती है तब से लेकर 5 साल आगे तक। तो अगर आप चाहते हैं कि एक देश एक चुनाव हो तो अनुच्छेद 172 में भी आपको बदलाव लाना पड़ेगा। तो इस वजह से भी इसका विरोध होता है। आगे है अनुच्छेद 174 में बदलाव लाना पड़ेगा। अनुच्छेद 174 क्या है कि राज्य विधानसभाओं के विघटन से संबंधित है, और ये विघटन की शक्ति किनको है? राज्यपाल को है। तो राज्यपाल की एक तरह से विवेकाधीन शक्ति है कि वो किन मामलों में राज्य विधानसभा को विघटित कर सकती है। तो अगर आप एक देश एक चुनाव लाना चाह रहे हैं तो आर्टिकल 174 में भी आपको चेंज करने पड़ेंगे, जरूरी प्रावधान करने होंगे। और अगला आर्टिकल जो 5वां आर्टिकल है, जिसको चेंज करके ही आप अनुच्छेद 356 को बदल के ही ये 5वां आर्टिकल है, आप एक देश एक चुनाव के प्रावधान की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। और अनुच्छेद 356 किससे रिलेटेड है?
तो वो है राष्ट्रपति शासन से रिलेटेड है। राष्ट्रपति शासन क्या होता है कि जब किसी राज्य में जब किसी की राज्य जो सरकार है वो संविधान के अनुसार काम नहीं कर रहा है, वहां पर संवैधानिक मिशनरी एक तरह से फेल हो गया है, तो राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि वो संवैधानिक विफलता के आधार पर वहां पर उस राज्य में राष्ट्रपति शासन अधिपत्य या स्थापित करे और वहां के राज्यपाल के माध्यम से वहां के शासन को अपने हाथों में ले ले, और जो प्रेजेंट सरकार है, जो निर्वाचित सरकार है, उसको बर्खास्त कर दें। तो अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति शासन से संबंधित है। तो टोटल इन 5 आर्टिकल को आपको चेंज करना पड़ेगा अगर आप चाहते हैं कि एक देश एक चुनाव के प्रावधान लाए। और इन 5 आर्टिकल को बदलने के लिए संसद में आपको 2/3 बहुमत से इसको पास करना होगा और कम से कम आधे से अधिक राज्यों की सहमति की आवश्यकता होगी, जो कि एक लंबी और जटिल प्रक्रिया मानी जाती है। तो सबसे पहला पॉइंट क्या हो गया, जो इसके विपक्ष में कहा जा रहा है कि आपको संवैधानिक चुनौती, संवैधानिक बाधा है। और और कहा जाता है एक विधि आयोग थे, 21वीं विधि आयोग था, उसके जो अध्यक्ष थे वो BS चौहान थे। तो वो उनका दावा था कि वर्तमान में जो एक तरह से संवैधानिक प्रावधान है, उस प्रावधान में हम एक देश एक चुनाव के प्रावधान को लागू कर ही नहीं सकते हैं। तो अभी कुल मिला के जब 2018 में उनका था, 2015 से 18 तक का कार्यकाल था, तो वो सजेस्ट किए थे कि आपको कम से कम 5 आर्टिकल में आपको अमेंडमेंट करना होगा, तभी आप ला सकते हैं। वर्तमान प्रावधान में एक देश एक चुनाव संभव ही नहीं है संवैधानिक प्रावधान की दृष्टि से देखें तो। ठीक है, तो पहला चुनौती कौन है, संवैधानिक चुनौती। दूसरा जो विरोध जिस बेस को बनाया जाता है कि एक देश एक चुनाव के प्रावधान को, वो है कि ये संघीय विरोधी है। देखिए बात समझिए, एक देश एक चुनाव का मूल कॉन्सेप्ट क्या है कि राज्य का चुनाव, राज्य विधानसभा का चुनाव और राष्ट्र मानी लोकसभा का चुनाव, वो दोनों एक साथ होंगे, एक ही टाइम पे होंगे। तो ये इससे क्या होगा, तो इससे बहुत जो फायदे थे हमने गिना दिए। और इनके विरोध में जो तर्क दिया जा रहा है, कह रहा है कि ये संघीय विरोधी है। तो संघीय विरोधी कैसे हो गया, तो एक देश एक राष्ट्र एक चुनाव, यहाँ पर एक चुनाव के माध्यम से एक राष्ट्र की बात कही जा रही है। देख रहे हैं, आपको एक राष्ट्र की कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ा रहा। और भारत के संविधान में आर्टिकल 1 में जिक्र है कि भारत जो है वो राज्यों का संघ है, यानी राज्यों का संघ, यानी राष्ट्र जो आपका स्टेट है, जो केंद्र है, केंद्र और जो विभिन्न राज्य है, उनमें जो विभिन्न राज्य है वो राष्ट्र जो केंद्र है उसके अधीन नहीं है, बल्कि उनके बराबर है। ये आर्टिकल 1 में मेंशन है, प्रावधान है। भारत राज्यों का संघ है। तो जो तर्क दिया जा रहा है, यही तर्क दिया जाता है कि एक देश एक चुनाव अगर आ गया तो संघीय प्रवृत्ति में एक तरह से कचोट या उनका एक तरह से विफल हो जाएगा, संघीय प्रवृत्ति में एक तरह से बाधा उत्पन्न होगा। इसीलिए इसका विरोध किया जा रहा है, क्योंकि वो एक राष्ट्र की संकल्पना को आगे बढ़ाएगा, राज्यों के हित को प्रभावित करेगा, राज्यों के अधिकार को एक तरह से हस्तक्षेप करेगी। इसीलिए एक देश एक चुनाव के प्रावधान का विरोध हो रहा है कि यह संघीय विरोधी है, संघीय प्रावधान के से नहीं जुड़ता है। अगला पॉइंट है तार्किक चुनौती। तार्किक चुनौती कैसे, कि एक देश एक चुनाव करेंगे तो आपको एक तरह लोकसभा का इलेक्शन होगा, तो विभिन्न राज्यों में लोकसभा के इलेक्शन के लिए वोटिंग होगा, और 28 राज्य है और 28 राज्यों में भी विधानसभा के चुनाव कराने हैं। तो एक ही टाइम पर आपको इतने ईवीएम मशीन्स नहीं मिलेंगे, इतने वीवीपैट्स कैसे मिलेंगे, ये सब एक तरह से तार्किक चुनौती है, इंफ्रास्ट्रक्चर का इशू है। और जो आर्मी पर्सनल होगा, जो सीआरपीएफ के जवान होंगे, वो एक ही टाइम पर मूवमेंट कैसे करेंगे, इतने संख्या में आर्मी पर्सनल को आपको यहाँ से वहाँ विभिन्न लोकेशन से आपको स्थापित करना होगा, शिफ्ट करना पड़ेगा। तो इनके जो एक तरह से लॉजिस्टिक जो इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा है, और उनका मुकम्मल उनका प्रावधान कैसे हो सकता है, प्रबंधन कैसे हो सकता है, ये एक तार्किक चुनौती है। देख रहा है कि सभी चुनावों को एक साथ आयोजित करने के लिए साजो सामान की व्यवस्था, सुरक्षा तैनाती, मतदाता सूची और मतदान केंद्र प्रबंधन शामिल होता है, जिससे प्रशासनिक कठिनाई आता है। इतने सारे चीज़ों को आपको एक साथ मैनेज करना पड़ेगा, जो कि बहुत ही एक तरह से दुरूह प्रक्रिया है, बहुत ही जटिल प्रक्रिया है। और लगभग 30 लाख इलेक्ट्रॉनिक ईवीएम मशीन्स की आवश्यकता होगा, और उसके लिए वीवीपैट लगाने होंगे। लगभग 30 लाख ईवीएम मशीन्स आपको एक देश एक चुनाव कराने के लिए प्रबंध करना पड़ेगा, और ये बहुत ही एक तरह से दुरूह काम है। इसकी व्यवस्था करना अपने आप में बहुत ही जटिल प्रक्रिया हो जाता है। जब तक 30 लाख ईवीएम मशीन की व्यवस्था नहीं हो सकता, तब तक आप एक साथ चुनाव करा ही नहीं सकते लोकसभा और विधानसभा के राज्यों का। ठीक है, इसलिए विरोध किया जाता है। अगला तर्क दिया जाता है इससे कि एक देश अगर एक चुनाव स्थापित हो गया या इसके प्रावधान आ गए, जिससे राष्ट्रीय दल का प्रभुत्व बढ़ेगा। बात को समझिए, एक देश एक चुनाव में क्या होगा कि लोकसभा का इलेक्शन और राज्यों के विधानसभा का इलेक्शन एक साथ आगे बढ़ेगा, और जो राष्ट्रीय पार्टी होती है वो एक साथ क्या कर रहे होते हैं, उनके पास रिसोर्सेज की कमी नहीं होती है, इंफ्रास्ट्रक्चर लॉजिस्टिक सपोर्ट बहुत ज़्यादा होते हैं, कार्यकर्ता वगैरह सब अच्छी मात्रा में होते हैं। तो एक साथ जो लोकसभा का इलेक्शन और राज्यों के जो विधानसभा इलेक्शन है, उनको आपस में वो मैनेज कर सकता है, अच्छे से प्रबंधित कर सकता है, अच्छे से चुनाव भी लड़ सकता है।
लेकिन जो क्षेत्रीय पार्टी होते हैं, जो किसी एक राज्य तक सीमित है, वो एक साथ लोकसभा के इलेक्शन और राज्य विधानसभा के इलेक्शन नहीं लड़ सकते, क्योंकि उतना इंफ्रास्ट्रक्चर जो कैपेबिलिटी होती है वो नहीं होती, जो रिसोर्सेज होते हैं उतना नहीं होता है। इसलिए कहा जाता है कि एक देश एक चुनाव अगर स्थापित हो गया, इसके प्रावधान आ गए, तो जो राष्ट्रीय पार्टी है उसका प्रभुत्व बढ़ेगा। वो अब एक तरह से जो इलेक्शन होगा उसमें आगे बढ़ जाएगा। जो क्षेत्रीय पार्टी, जो छोटा पार्टी है, उसको एक तरह से वेल प्लेइंग, जो सेम प्लेइंग फील्ड है वो नहीं मिल पाएगा, और चुनावी प्रकार में, चुनावी चुनावी डगर में वो पीछे हट जाएगा, पीछे रह जाएगा। ठीक है। इसी संदर्भ में कहा जाता है कि राष्ट्रीय पार्टी जो है, चूंकि क्या हो रहा है कि एक साथ ही इलेक्शन हो रहा है, एक साथ इलेक्शन होगा तो उसमें लोकसभा का भी इलेक्शन होगा, राज्यसभा का भी इलेक्शन होगा। तो अभी क्या हुआ था कि आईडीएफसी, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फाइनेंस कमीशन, एक फाइनेंस कमीशन एक बॉडी है, तो उन्होंने 2015 में एक अध्ययन किया था, और अध्ययन में ये इस बात का खुलासा किया था कि अगर एक देश से एक इलेक्शन लागू हो जाता है, तो जिस राज्य में जिस पार्टी की जीतने की संभावना है, उसका 77% ये संभावना है कि वो लोकसभा और राज्यसभा दोनों, यानी लोकसभा और विधानसभा दोनों इलेक्शन वो जीत सके। मतलब समझ रहे हैं कि जैसे अगर बीजेपी की लोकसभा में संभावना है कि जैसे बिहार में वो पार्टी में मतलब जीत सकती है, कि 40 में मान लीजिए कि 35 सीट संभावना है कि बीजेपी जीत जाएगी, क्योंकि लोकसभा में उसका एक तरह से फ्लो है, परसेप्शन है, एक तरह से हवा है। तो अगर एक साथ एक देश एक चुनाव का प्रावधान लागू हो गया, तो विधानसभा के इलेक्शन में भी, मुख्यमंत्री का जो इलेक्शन होता है उसमें भी 77% संभावना हो सकता है कि बीजेपी ही विधानसभा का इलेक्शन भी जीत जाए। तो आईडीएफसी की रिपोर्ट में इस बात का खुलासा किया था कि जिस पार्टी, जिस राज्य में जिस पार्टी के भी, चाहे बीजेपी, चाहे कांग्रेस ही क्यों ना हो, चाहे टीएमसी ही क्यों ना हो, जिस राज्य में जिस पार्टी को जीतने की संभावना ज्यादा है, उसको उसको ही वो लोकसभा जीत सकती है और विधानसभा का इलेक्शन भी जीत सकती है। और उसका जो परसेंटेज है, लगभग 77% चांस है कि वो दोनों इलेक्शन वही जीते। अभी अलग अलग होता था, तो लोकसभा के इलेक्शन में कोई और पार्टी जीतती थी, और जब विधानसभा के इलेक्शन होते थे तो उसमें लोकल इशू ज्यादा प्रिवेल करता था, तो जो लोकल क्षेत्रीय पार्टी उसको ज्यादा फायदा मिलता था, ज्यादा जीतने की संभावना होती थी। लेकिन दोनों एक साथ होंगे तो जो राष्ट्रीय इशू है ना, वो ज्यादा एक तरह से महत्व हो जाएगा। जो लोकल लेवल का जो इशू है वो पीछे रह जाएगा। तो राष्ट्रीय इशू ही बढ़ चढ़कर आगे बढ़ेगा, तो राष्ट्रीय इशू पर वोटिंग होगा, तो जो राष्ट्रीय पार्टी होगा उसको ज्यादा फायदा मिलेगा, जो जीतने की संभावना उसकी लगातार बढ़ती रहेगी। तो इसीलिए इसको विरोध किया जा रहा है कि एक तरह से राष्ट्रीय दल पर प्रभुत्व ज्यादा आगे बढ़ेगा। अगला पॉइंट इसलिए विरोध किया जा रहा है कि इससे लोकतंत्र पर प्रभाव पड़ेगा। लोकतंत्र पर प्रभाव कैसे पड़ेगा? कि अगर एक देश से एक साथ का चुनाव हो रहा है, तो क्या हो रहा है कि अगर अलग अलग टाइम पर होता है, जब क्षेत्रीय इलेक्शन होते हैं, जब राज्यों के इलेक्शन होते हैं, तो उसमें क्षेत्रीय इशू, जो लोकल जो इशू होते हैं, उस पर ज्यादा वोटिंग होता है। जनता प्रोएक्टिव तरीके से उस पर वोटिंग करती है, सारे इश्यूज को देखती है, डिस्कस करती है। अब जैसे विधानसभा का इलेक्शन होता है, मुख्यमंत्री का इलेक्शन होता है, तो जो विधायक वगैरह होते हैं जो अपने क्षेत्रों में जाते हैं, तो वहां पर जनता लोग, जो मतदाता है, वो उस विधायक से डिमांड करते हैं कि आप हमारा ये काम कर दीजिए, ये इशूज आप नहीं किए तो इसलिए हम आपको वोटिंग नहीं करेंगे, आपको नहीं जितवाएंगे आगे। तो ये इशू, लोकल इशू ज्यादा प्रिवेल करता है। लेकिन जब एक साथ इलेक्शन होगा, तो जनता कंफ्यूज कर जाएगी कि लोकसभा के लिए क्या इशू है, तो लोकसभा के इशू पर कैसे वोटिंग करेंगे, और जो विधानसभा का जो इशू है, जो लोकल इशू है, उसको कैसे आगे बढ़ाएं, उस पर कैसे वोटिंग करें। तो जनता सही मायने में डिसीजन नहीं ले पाएगी, कंफ्यूज कर जाएगी। और कंफ्यूज जनता जब वोटिंग करेगी, तो जो सही आदमी होना चाहिए, सही कैंडिडेट होना चाहिए, जो जनता के हितों की बात करती हो, वो इलेक्ट नहीं हो पाएगा, कोई और इलेक्ट हो जाएगा, और इससे लोकतांत्रिक प्रक्रिया का जो मूल भाव है वो प्रभावित हो जाएगा। जो असली लोकतंत्र है वो एक तरह से हतोत्साहित हो सकता है, प्रभावित हो सकता है। इसलिए कहा जा रहा है कि इससे एक देश एक चुनाव जब प्रावधान आएगा, तो जनता एक तरह से कंफ्यूज कर जाएगा। देख रहे हैं, मतदाताओं को एक साथ सभी मुद्दों से जुड़ने में संघर्ष करना पड़ सकता है, जिससे संभावित रूप से बिना जानकारी के विकल्प चुनने और लोकतांत्रिक प्रक्रिया को कमजोर करने की संभावना हो सकती है। क्योंकि इतने सारे इशू एक साथ आ जाएंगे, लोकसभा का इलेक्शन होगा तो जो राष्ट्रीय पार्टी है वो राष्ट्र के लेवल की बात करेगा, राष्ट्रीय सुरक्षा की बात करेगी, जो राष्ट्र इंटरनेट, जो नेशनल लेवल पर जो इशूज है उसकी बात करेगा। और जो विधानसभा का इलेक्शन है, तो उसमें लोकल इशू ज्यादा प्रिवेल करता है, ज्यादा बढ़ चढ़कर आगे बढ़ता है। लेकिन जब एक साथ हो जाएगा तो जनता कंफ्यूज कर जाएगा कि राष्ट्रीय इशू को महत्व दे कि लोकल इशू को महत्व दे, किसके आधार पर वोट करे। और जब सही डिसीजन नहीं ले पाएगा, तो जो जनता का रियल प्रतिनिधि होना चाहिए, जो इलेक्ट होना चाहिए, वो इलेक्ट नहीं हो पाएगा। तो इसे लोकतंत्र का जो मूल भाव है, जो एसेंस है, क्रक्स है, वो प्रभावित हो सकता है। इसलिए कहा जा रहा है कि ये मुख्य जो पॉइंट थे, इसी आधार पर एक देश एक चुनाव का जो कॉन्सेप्ट है, जो प्रावधान है, उसका विरोध हो रहा है। लिया कि एक देश एक चुनाव के लाभ क्या है, उसके पक्ष में क्या विकल्प, क्या तर्क दिए जाते हैं, विभिन्न संविधान विशेषज्ञ क्यों इनका डिमांड कर रहे हैं, तो उन पक्ष को समझ लिया। अब हमने विपक्ष के भी कुछ पॉइंट देखे और बताया, आपको डिस्कस करके समझाया कि एक देश एक चुनाव क्यों एक तरह से जरूरी नहीं है, इसके सामने इसके आने से क्या क्या चुनौतियां हो सकते हैं, क्या क्या बाधाएं हैं, क्या क्या समस्याएं हैं, दोनों इशू को समझ लिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं हम
कि एक देश जो एक चुनाव, यानी एक राष्ट्र, वन नेशन वन इलेक्शन, एक राष्ट्र एक चुनाव का जो प्रकरण है, वो प्रकरण कैसे आगे बढ़ा, कौन कौन से पार्टी इसके पक्ष में है, सपोर्ट में है, डिमांड करती रही है, और कौन कौन से पार्टी इसके विपक्ष में है और क्यों इसका विरोध करता रहा है, उन इशू को समझेंगे। देखिए, एक राष्ट्र और एक चुनाव के विचार का समर्थन क्या होता है कि 1968 तक, जैसे अभी डिस्कशन में मैंने पीछे बताया कि 1968 तक भारत में राज्य विधानसभा और लोकसभा के लिए एक साथ आम चुनाव होता था, एक साथ ही चुनाव होता था। और एक राष्ट्र एक चुनाव पर हालिया जोड़ भारतीय जनता पार्टी बीजेपी की तरफ से आता है। एक राष्ट्र एक चुनाव जो जो कॉन्सेप्ट है, वो अभी ज्यादा जोर बीजेपी की तरफ से ही हो रहा है। और बीजेपी ने इंटरेस्टिंग काम क्या किया था कि 2014 का जब इलेक्शन हो रहा था, तो उसमें उसने घोषणा पत्र में शामिल किया था कि हम एक देश एक चुनाव को सामने लाएंगे, उसको धरातल पर उतारेंगे और विभिन्न विचार, विभिन्न एक्सपर्ट्स इस पर चर्चा करेंगे। अपने घोषणा पत्र में शामिल किया था। देख रहे हैं, 2014 के लोकसभा चुनाव घोषणा पत्र में शामिल किया एक देश एक चुनाव का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या किया था, 2016 में इस विचार को उठाया। और नीति आयोग ने क्या किया था, 2017 में इस पर एक एक्शन फोर्स, एक्शन टास्क भी गठित किया था और उस पर रिपोर्ट कार्य पत्र तैयार किया था। ठीक है। 2018 में क्या हुआ कि विधि आयोग ने संकेत दिया कि एक साथ एक चुनाव के लिए कम से कम 5 संवैधानिक सिफारिशों की आवश्यकता होगी। अभी हमने देखा ना कि जो एक तरह से बीएस चौहान की जो समिति थी विधि आयोग की, उन्होंने रिकमेंड किया था। वो कमेटी थी 2015 से 2018 तक के लिए गठित की गई थी। उन्होंने रिकमेंड किया था कि संविधान, जो वर्तमान संवैधानिक प्रावधान है, उस ढांचे में एक देश एक चुनाव के प्रावधान को हम धरातल पर ला ही नहीं सकते, उनको अमली जामा नहीं पहना सकते। कम से कम उसको लाने के लिए आपको 5 संवैधानिक संशोधन की आवश्यकता होगी। और हमने डिटेल में बताया आपको, कम से कम 83 में संशोधन करना होगा, आर्टिकल 85 में संशोधन करना होगा, आर्टिकल 172 में संशोधन करना होगा, आर्टिकल 174 में संशोधन करना होगा, आर्टिकल 356 में संशोधन करना होगा। टोटल 5 आर्टिकल है जिसको चेंज करना होगा, और इस चेंज करने के बाद ही आप एक देश एक चुनाव के कॉन्सेप्ट को धरातल पर उतार सकते हैं, ला सकते हैं। 2019 में क्या हुआ कि पीएम मोदी ने इस पर विचार करने के लिए विभिन्न राजनीतिक दलों को इनवाइट किया, विभिन्न राजनीतिक नेताओं से बातचीत करने के लिए एक टेबल पर आए, सभी से रायशुमारी ली और इसकी संभावनाओं पर बात करने के लिए, भविष्य के लिए कुछ पहल करने की बात कही। और उसी संदर्भ में 2023 में क्या होता है, सितंबर में एक पैनल 8 मेंबर कमेटीज का गठन करते हैं, ताकि वो देख सके कि एक देश एक चुनाव की दिशा में कैसे आगे हम बढ़ सकते हैं। अब देखते हैं कि इसके विरोध में, एक देश एक चुनाव के विरोध में कौन कौन से पार्टी है और क्या क्या तर्क है उनका। जैसे देखिए, आम आदमी पार्टी समेत लगभग आपको आम आदमी पार्टी है, शिवसेना है, आरजेडी है, जदयू है, टीएमसी है, सपा है, जितने भी क्षेत्रीय पार्टी है, ज्यादातर क्षेत्रीय पार्टी ही इसका विरोध कर रहे हैं। और हमने देखा ना क्यों विरोध कर रहे हैं, क्योंकि उनका मानना है कि इससे राष्ट्रीय पार्टी का प्रभुत्व बढ़ेगा। जो लोकल इश्यूज हैं, जो मुख्यमंत्री के इलेक्शन में ज्यादा प्रिवेल करता है, ज्यादा बढ़ चढ़ कर शामिल होता है, वो पीछे हट जाएगा। जो राष्ट्रीय इशू है, जो नेशनल इशू है, वो मामले में वो सामने आ जाएगा। तो जो हम लोग का क्षेत्रीय डिमांड है वो पीछे पीछे हट जाएगा, जो क्षेत्रीय हित है वो प्रभावित हो जाएगा। इसलिए जिस राज्य में जो क्षेत्रीय पार्टी से है वो ज्यादा बढ़ चढ़कर विरोध कर रहा है। और उनका तर्क क्या है, तर्क ये जो उनका तर्क है कि एक राष्ट्र एक चुनाव जो है वो असंवैधानिक है और लोकतांत्रिक सिद्धांतों के विपरीत है। यो उनका मानना है कि एक देश एक चुनाव अलोकतांत्रिक है, असंवैधानिक है। और हमने बताया कि वो संविधान ठीक बात है, क्योंकि संविधान के वर्तमान प्रावधानों में हम एक देश एक चुनाव के प्रावधान को ला ही नहीं सकते। कम से कम 5 आर्टिकल में आपको अमेंडमेंट करना होगा। कुछ लोग तो यहाँ तक कहते हैं, आरोप लगाया कि एक साथ चुनाव कराने के लिए भाजपा का प्रयास, जो अभी संसदीय प्रणाली है ना, उसको राष्ट्रपति प्रणाली में बदलना चाहती है। उनका आरोप क्या है कि वर्तमान सरकार चाहती है कि एक देश एक चुनाव के माध्यम से हम जो संसदीय प्रणाली है भारत में, उसको बदल के राष्ट्रपति प्रणाली को स्थापित करें। राष्ट्रपति प्रणाली में क्या होता है कि राष्ट्रपति के द्वारा शासन चलाया जाता है और एक राष्ट्र प्रमुख होता है। संसदीय प्रणाली में क्या होता है कि प्रधानमंत्री के माध्यम से शासन चलाया जाता है। तो इन लोगों का, जो विपक्ष के पार्टी जो इनका विरोध करते हैं, उनका तर्क है कि एक देश एक चुनाव के माध्यम से जो बीजेपी है, जो वर्तमान सरकार में है, वो संसदीय प्रणाली को चेंज करके राष्ट्रपति शासन प्रणाली को स्थापित करना चाहती है। ठीक है, तो ये थे उसके पॉइंट। अब हम देखते हैं कि हमने थोड़ा सा जो पार्टी इसके सपोर्ट में थे उसको देख लिया, जो पार्टी इसका विरोध कर रहे हैं वो भी देख लिया। जो पार्टी विरोध कर रही है, किन मुद्दों पर विरोध कर रही है, उनके ग्राउंड्स क्या है, उनके रूट्स क्या है, वो सारी चीजों को समझ लिया। अब हम थोड़ा सा सजेशंस देखते हैं, सुझाव देखते हैं कि एक देश एक चुनाव की प्रणाली को अगर लाना है, प्रावधान को लाना है, तो क्या सुझाव हो सकते हैं, क्या सहमति के बिंदु हो सकते हैं, जिस पर काम करके इस दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है। हम्म, देखिए, हम सुझाव को डिस्कस करेंगे। सुझाव क्या होगा
देखिए, सबसे पहला पॉइंट तो यही है कि अगर आप चाहते हैं एक देश एक चुनाव की प्रक्रिया में या प्रावधान की दिशा में आगे बढ़े, तो सबसे पहले आपको आम सहमति बनाना होगा। आम सहमति किसके बीच? तो देखिए, एक देश एक चुनाव का जो प्रावधान है वो जो लोकसभा इलेक्शन को प्रभावित करेगा और विधानसभा के इलेक्शन को भी प्रभावित करेगा। तो अगर आप इस दिशा में आगे बढ़ना चाहते हैं, जो विपक्ष के पार्टीज हैं, जो पीपुल है, जो मतदाता है, जो स्थानीय लेवल पर जो लीडर है और जो भी एक तरह से यहाँ पर दलीय राजनीति में यहाँ पर एक तरह से समाहित है, सम्मिलित है, सभी लोगों से, विभिन्न हितधारकों से, सभी स्टेक होल्डर से आपको बातचीत करना होगा और इसके एक पॉइंट्स पर बढ़ना होगा, आम सहमति बनानी होगी, तभी हम एक देश एक चुनाव को धरातल पर उतार सकते हैं, उस दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है? आम सहमति बनाना होगा और आम सहमति बनाने के लिए डिबेट्स एंड डायलॉग ही एक माध्यम बचता है। संसद में इस पर चर्चा की जा सकती है, बौद्धिक वर्गों में इसका एक तरह से प्रचार हो सकता है, विभिन्न इनपुट्स लिए जा सकते हैं और उस दिशा में आगे बढ़ सकते हैं कि कैसे हम इसको लागू कर सकते हैं। अगला सुझाव हो सकता है कि संविधान संशोधन के लिए अगर आप चाहते हैं कि ये प्रावधान लाए, तो अभी बताया कि 5 आर्टिकल में संशोधन करना होगा, तो संविधान संशोधन के लिए कि विशेषज्ञों से राय ली जाए। देखिए, आप चाहते हैं कि एक देश एक चुनाव लाए और उसके प्रावधान लाए, तो आर्टिकल में आपको अमेंडमेंट करना पड़ेगा। अभी तक केवल 5 आर्टिकल की बात कही जा रही है, हो सकता है और आर्टिकल में भी चेंज करने पड़े। तो इसी चीज़ को डिसीजन लेने के लिए, इसी चीज़ पर फैसला करने के लिए जो संविधान के जो विशेषज्ञ हैं, जो कानून के जानकार लोग हैं, उसको उसके साथ बैठ के राय शुमारी करना चाहिए, बातचीत करना चाहिए और तभी किसी बातचीत को आगे बढ़ाकर किसी एक पॉइंट पर हम सहमति के हिसाब से आगे बढ़ सकते हैं। तो संविधान संशोधन के लिए आपको विशेषज्ञों से चर्चा करनी पड़ेगी। अगला सुझाव हो सकता है कि आपको आवश्यक बुनियादी ढांचों में निवेश करना होगा। देखिए, आवश्यक बुनियादी ढांचों में निवेश करना होगा। बुनियादी ढांचों में निवेश क्या है? तो जैसे अभी आपको बताया कि एक देश एक चुनाव जो आएगा तो बहुत लार्ज स्केल पर इलेक्शन होंगे और उसमें बताया ना कि लगभग 30 लाख ईवीएम की आवश्यकता हो सकती है, वीवीपैट की आवश्यकता हो सकती है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर जो लॉजिस्टिक जो एक तरह से बॉटलनेक है, जो लॉजिस्टिक एक तरह से हर्डल है, उसको दूर करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश करना होगा। टेक्नोलॉजी आपको अपग्रेड करना होगा। ईवीएम जो वर्ल्ड क्लास जो हाई टेक्नोलॉजी ईवीएम मशीन्स हो सकते हैं, उनको लाना पड़ेगा, उनको एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। तो उसमें निवेश की आवश्यकता हो सकती है। अगला पॉइंट हो सकता है कि मतदाताओं के बीच जागरूकता को बढ़ावा दिया जाए। मतदाताओं के बीच जागरूकता को बढ़ाना है। देखिए, एक देश एक चुनाव का जो प्रावधान है वो अल्टीमेटली बहुत ही कॉम्प्लेक्स इशू हो जाता है। उसमें राष्ट्रीय मुद्दे और लोकल मुद्दे दोनों मिक्स हो जाते हैं। तो जनता को एक तरह से आपको जागरूक करना पड़ेगा कि किस तरह से इसमें वोटिंग हो सकता है, किन-किन इश्यू पर एक तरह से चुनाव हो सकता है। तो जनता के बीच जितना जागरूकता फैलेगा, वो उतना ही सतर्क होगा और एक देश एक चुनाव के संबंध में उतना ही प्रोएक्टिव तरीके से पार्टिसिपेट करेगी और सारी इश्यूज को समझ पाएगी। तो अगला पॉइंट यही है कि मतदाताओं के बीच में जागरूकता को बढ़ाना होगा। और अगला सुझाव हो सकता है कि आपको अंतर्राष्ट्रीय अभियान से, अंतर्राष्ट्रीय जो एक तरह से केस स्टडीज है, इंटरनेशनल केस स्टडीज, उसके अनुभव से कुछ सीखना होगा। देखिए, एक देश एक चुनाव केवल भारत में नहीं लागू था, लगभग 67 तक तो लागू था ही। अभी क्या है, दक्षिण अफ्रीका में भी एक देश एक चुनाव के तहत ही वहां पर इलेक्शन होते हैं। स्वीडन जैसे देश में भी एक देश एक इलेक्शन का ही प्रावधान है। तो वहां पर वन नेशन वन इलेक्शन कैसे एग्जिस्ट कर रहा है, कैसे अच्छे तरीके से काम कर रहा है, इस पर केस स्टडी करना चाहिए, इसके सारे इश्यूज को समझना चाहिए और उसको भारत के माहौल के हिसाब से, देसी परंपरा के हिसाब से यहाँ पर कैसे उसको हम लागू कर सकते हैं, उसके अनुकूलन के हिसाब से अध्ययन करना चाहिए, डेटा को रीड करना चाहिए और तब विभिन्न एक्सपर्ट से, विभिन्न विशेषज्ञों से, विभिन्न हितधारकों से बातचीत करके लागू करना चाहिए। तो अगला पॉइंट क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय अभियान, अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रों के अनुभव से सीखना। देखिए, तो ये कुछ सुझाव थे, लगभग 5 पॉइंट थे, जिनको अपनाकर अगर सरकार चाहती है कि एक देश एक चुनाव के प्रावधान को हम धरातल पर उतारे, ग्राउंड्स रियलिटी को इसमें कन्वर्ट करे, तो ये इन सुझावों पर आगे बढ़ सकती है और लगातार प्रयास से सभी स्टेक होल्डर से बातचीत करके हम इस दिशा में आगे बढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं।
अब सारा चर्चा को समझ लिया, कंक्लूजन देख लिए, पक्ष विपक्ष, प्रोज एंड कॉन्स, सभी इश्यूज को समझ लिए, इतिहास को समझ लिए। अब आगे बढ़ने से लिए आपको इसमें कंक्लूजन, निष्कर्ष लिखने की जरूरत है। जब ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा कि एक देश एक चुनाव के विभिन्न पक्षों को समझाइए और इस पर आपका क्या सुझाव है, तो सुझाव देने के साथ ही आपको कंक्लूड भी करना होगा, आपको अपना पॉइंट्स बताना होगा। तब हम कंक्लूजन, निष्कर्ष देख लेते हैं। निष्कर्ष क्या होना चाहिए? तो देखिए, सरकार को वन नेशन वन इलेक्शन को जल्दीबाजी में लागू नहीं करना चाहिए और उसे अतिरिक्त अध्ययन, यानी सरकार को क्या करना चाहिए कि वन नेशन वन इलेक्शन को जल्दीबाजी में लागू नहीं करना चाहिए, बल्कि इस पर एक तरह से डिटेल स्टडी करना चाहिए, डेटा का मूल्यांकन करना चाहिए और इस अवधारणा को लागू करने के तरीके पर मतदाताओं, विपक्षी दल के जितने भी नेता है और स्थानीय दल से प्रक्रिया मांगनी चाहिए। क्या होना चाहिए कि सरकार को वन नेशन वन इलेक्शन के प्रावधान को कैसे उतारे, उसके लिए आपको अध्ययन करना होगा, जो डेटा वगैरह है उसको रीड करना हो चाहिए, करना चाहिए। विपक्षी पार्टी के जितने भी लीडर्स हैं उनसे लगातार डायलॉग करना होगा, उनके पॉइंट्स के, उनके जो चिंता की जो बिंदु है उनको समझना पड़ेगा। जो स्थानीय लीडर है उनकी भी प्रतिक्रिया मांगनी चाहिए, उनसे भी एक तरह से राय शुमारी की जानी चाहिए। फिर उसके बाद जो एक तरह से इससे रिलेटेड जो कंसर्न है, सब चीज़ को एड्रेस करने के बाद देखेंगे कैसे हम इसको समायोजित कर सकते हैं, किस तरह से सभी चिंताओं को एक तरह से उनको दूर करके इस प्रक्रिया में आगे बढ़ा जा सकता है। तो तभी हम चीज़ को आगे अमली जामा या ग्राउंड पर ला सकते हैं। और अभी क्या हुआ था कि चूंकि एक देश एक चुनाव का जो प्रक्रिया है काफी जटिल और लंबी प्रक्रिया हो सकती है, अभी सभी लोग इस पर सहमत नहीं हो सकते हैं। तो 5 साल में एक बार इलेक्शन करने के विचार के बजाय संसद की जो अस्थायी समिति है कानून और न्याय मंत्रालय पर या न्याय मामले पर, उन्होंने रिकमेंड किया था कि आप 5 साल में एक साथ इलेक्शन कराने के विचार को थोड़ा अभी त्याग दीजिए। अभी बातचीत के दौर में है, सभी लोगों से राय शुमारी लीजिए, जब आम सहमति बन जाए तब लागू किया जाए। उससे पहले हम क्या कर सकते हैं कि आपको 1 साल और एक चुनाव की प्रक्रिया पर ध्यान देना चाहिए। 1 साल एक चुनाव का मतलब क्या है कि 1 साल में केवल एक ही चुनाव। अगर इस पहल को हम आगे बढ़ाते हैं तो हम एक देश एक चुनाव की प्रक्रिया की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। 1 साल में एक चुनाव होगा तो कम से कम 1 साल भर में कुछ ही टाइम हमारा चुनाव प्रक्रिया में बाधित होगा, चुनाव में एंगेजमेंट होगा। लेकिन क्या हो रहा ना, अभी अभी का जो समय है, अभी का समय क्या है कि हर एक 3 महीने पर किसी न किसी राज्यों में इलेक्शन होता ही रहता है। तो उसमें मुख्यमंत्री सब इन्वॉल्व हो जाते हैं, प्रधानमंत्री जी भी जाते हैं वहाँ पर, रैली वगैरह करते हैं। तो विकास कार्य एक तरह से प्रभावित हो जाता है। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग जाता है, तो जो केंद्रीय योजनाएं होती है उस राज्य के लिए वो भी प्रभावित होता है। तो जन कल्याण के इश्यूज बहुत ही एक तरह से हर्डल होता है, बहुत ही एक तरह से ग्राउंड पे उतना उतर नहीं पाता, उसको उतना क्रियान्वित नहीं हो पाता है। तो इसीलिए संसद की जो अस्थायी समिति थी उन्होंने रिकमेंड किया था कि अभी आप एक देश एक चुनाव की जो एक तरह से एजेंडा है अभी उसको होल्ड पे कर रखिए, पब्लिक ओपिनियन लीजिए, लगातार लोगों से राय शुमारी कीजिए। उस तरफ आगे बढ़ने से पहले आपको एक छोटा सा स्टेप लेना है। स्टेप क्या होना चाहिए कि 1 साल एक चुनाव की कॉन्सेप्ट को लाइए, यानी 1 साल में केवल एक ही इलेक्शन हो। इस चीज़ को अगर आप ग्राउंड पर ला पाते हैं तो ये भी उसी दिशा में, एक साथ एक राष्ट्र एक चुनाव की दिशा में ही अगला कदम होगा। तो ठीक है दोस्तों, उम्मीद है ये डिस्कशन आपको अच्छा लगा होगा। एक देश एक चुनाव से जुड़े सभी पक्षों को आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे।